जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास 8th रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वंशागम और वातावरण और समाजीकरण देखेंगे आगे, और बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हम पढ़ेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है? वंशानुक्रम क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है? देखिए, यदि बात करें वंशानुक्रम की, वंशानुक्रम एक जैविक तथ्य है, यानी कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है हमारे। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं, यानी कि जो आपके माँ-बाप के गुण होंगे वो आप में हस्तांतरित होंगे, या जो आपके दादा-दादी के गुण होंगे वो आपके माँ-बाप में, और फिर आप उसके आपके बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, ठीक है? पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों, यानी कि जो शारीरिक होंगे और मानसिक होंगे, यानी कि आपके बुद्धि के बौद्धिक बुद्धि से संबंधित होंगे, मिश्रित रूप में वंशानुक्रम और वंशानुक्रम, परंपरा, पैतृकता या आनुवंशिकता आदि को कहा जाता है, ठीक है? प्रत्येक प्राणी अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। यानी कि देखिए, मनुष्य की जो संतान होगी मनुष्य होगी, जानवरों की बात करें तो जानवरों की जो संतान होगी वो जानवर ही होगी, पेड़-पौधे ये अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? वह अपने शारीरिक शारीरिक और मानसिक गुणा को अपनी संतानों में हस्तांतरित करता है, हस्तांतरित होते हैं, ठीक है? जैसे कि आँख, नाक, रंग, लंबाई, बुद्धि, चिंतन, यानी कि जिसमें जैसे मनुष्य हो गए तो उसकी आँख का रंग हो जाएगा, वंशानुक्रम से संबंधित नाक हो जाएगी, रंग हो जाएगा, और लंबाई हो जाएगी, और बुद्धि और चिंतन। आगे देखते हैं हम। देखिए, आगे बात करते हैं पर्यावरण की, यानी कि एनवायरनमेंट की। पर्यावरण क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर का, यानी हमारे जो चारों ओर का जो आवरण होता है, चारों ओर जो फैला होता है, ठीक है? ढकने वाला, या फिर इस प्रकार की वस्तु के चारों ओर चेतन और अचेतन रूप से छाई हुई वस्तु को ही पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे चारों ओर फैला हुआ होता है, पर्यावरण उसे कहते हैं, ठीक है? संसार की प्रत्येक वस्तु पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है। देखिए, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, तो वो जो है ना, जो उसका जो आवरण होता है, उसके द्वारा ही प्रभावित होता है। बच्चे का जो विकास होता है, जानवर होते हैं, पेड़-पौधे होते हैं, तो पर्यावरण द्वारा ही प्रभावित होते हैं, ठीक है? अनुकूल वातावरण में वस्तु का स्वाभाविक विकास होता है। देखिए, उनका स्वाभाविक विकास होता है, ठीक है? आगे बात करें, और प्रतिकूल वातावरण में विकास कुंठित और अवरुद्ध हो जाता है। यानी यदि वातावरण उसे सही ना मिले, वंशानुक्रम ठीक है, और यदि उसे वातावरण सही ना मिले, तो उसका कुंठित हो जाता है विकास, और अवरुद्ध हो जाता है, सही नहीं हो पाता उसका विकास। आगे यदि बात करें, मानव विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, मानव विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है इसीलिए, ठीक है? आगे देखते हैं हम। मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है? महत्वपूर्ण भूमिकाएँ दोनों की, जैसे कि डेवलपमेंट बराबर क्या होता है? हेरिडिटी, एक सेकंड, ठीक है? डेवलपमेंट बराबर क्या होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है? दोनों का योग होता है ये, इक्वली इक्वली होता है, ठीक है? इसमें कोई अनुपात नहीं होता। लिंग निर्धारण यदि बात करें तो देखिए, एक्स, वाई और एक्स एक्स, यानी कि मेल में जो होता है वो एक्स वाई होता है, और जो फीमेल होती है उनमें एक्स एक्स होता है, ठीक है? मनुष्य शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए, 2 तरह के पाए जाते हैं, एक तो एक्स और एक वाई। यानी कि जो मेल होते हैं उनमें वाई पाए जाते हैं, और जो लेडी होती है, यानी कि वुमेन होती है, उनमें एक्स पाए जाते हैं, ठीक है? यदि बात करें टोटल क्रोमोसोम्स के कितने होते हैं, तो 46 होते हैं, और जोड़े में यदि बात करें तो हम कितने होते हैं? 23-23 के होते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे हम देखते हैं समाजीकरण। ये आपका वंशानुक्रम वातावरण यहाँ पर समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं आगे, समाजीकरण क्या होता है? ठीक है। समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइज़ेशन। समाजीकरण विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना, यानी कि बालक को समाज में घुलने-मिलने देना। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे-जैसे वो समाज में रहेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और समाज में घुले-मिलेगा, और अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों, उनकी जो प्रवृत्ति होगी और योग्यताओं का विकास करता है। समाज में रहकर ही वह दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करता है। जैसे-जैसे वो समाज में रहेगा, जैसे-जैसे वो समाज में रहेगा तो दूसरों के साथ संपर्क भी स्थापित करेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो बच्चा होता है तो वो अपने समाज में परिवार के माध्यम से सीखता है, और जैसे-जैसे वो बड़ा होता रहता है वो क्लास के माध्यम से सीखता है, यानी कि विद्यालय के माध्यम से सीखता है, पास-पड़ोस के माध्यम से सीखता है। फिर जैसे-जैसे समाज में जाता है, रिश्तेदारों के द्वारा सीखता है, और समाज के द्वारा सीखता है। आइए चलिए बात करते हैं आगे। देखिए,
सामाजिकरण की इकाइयों के प्रकार यदि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स देखें तो बच्चों के समाजीकरण के 2 तरह की एजेंसी कार्य करती है, यानी 2 तरह से कार्य करती है। जैसे सक्रिय एजेंसी, एक तो एक्टिव एजेंसी हो जाएगी, एक तो एक्टिव एजेंसी हो जाएगी, जिसमें बच्चों के जीवन को पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं इसके। उदाहरण के लिए जैसे कि परिवार, देखिए बच्चा जब छोटा होगा तो परिवार में घुले-मिलेगा, ठीक है? उसका सोशलाइजेशन होगा, ठीक है? दोस्तों में सोशलाइजेशन होगा, पड़ोसियों में होगा, ठीक है? जैसे कि रिश्तेदारों में होगा, ठीक है? और बात करें यदि स्कूल, स्वास्थ्य और क्लब में, ठीक है? आगे बात करें यदि कि निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव एजेंसी, ठीक है? इसमें बच्चों के जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसमें है ना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता जीवन पे, ठीक है? आगे यदि बात करें उदाहरण के लिए देखिए जैसे एयरपोर्ट, जैसे कि बच्चा जो जब बड़ा हो जाएगा तो एयरपोर्ट पे कम जाता है, ठीक है? कभी-कभार ही जाता है जब काम होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में कभी-कभी जाता है, सार्वजनिक पुस्तकालय, वहाँ पर भी कभी-कभी जाता है और यदि पुलिस स्टेशन, यहाँ पर तो कम ही आना-जाना होता है। देखिए, अब बात करते हैं परिवार के बारे में। बालक के जीवन में समाजीकरण की प्रक्रिया घर से ही प्रारंभ होती है, ठीक है? यह समाजीकरण की प्रथम इकाई होती है, यानी कि सबसे पहले जो प्रथम इकाई होती है परिवार में सीखता है बालक, ठीक है? अब देखिए देखते हैं और धार्मिक संस्थाएँ जैसे कि धार्मिक संस्थाएँ, मीडिया, खेल, टीचर, स्कूल, यह समाजीकरण की द्वितीय इकाई यानी प्रथम इकाई कौन है? परिवार है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम क्या नाम है? चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए देखिए, यदि बात करें बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थन में जॉन डीवी के द्वारा दी गई है, ठीक है? बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों की ज़रूरतों और उनके अनुभव को प्राथमिकता देना। यानी कि हमें जो है बच्चे को ही भगवान मानना है, उनको ही ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें शिक्षा देनी है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से या उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें किस मटेरियल की ज़रूरत है, टीएलएम की ज़रूरत है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की और अनुभव को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें उनके अनुभव को ही प्राथमिकता देते हैं, वे पीछे से क्या सीख के आ चुके हैं, क्या सीखा है उन्होंने, ठीक है? इस तरह की शिक्षा में बच्चों की माँग यानी कि उनकी क्या माँग है, ठीक है? उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनकी माँग क्या है, किस चीज़ में वे रुचि रखते हैं, ठीक है? अभिवृत्ति को महत्व दिया जाता है। बालक केंद्रीय शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। देखिए, जब शिक्षक की और बालक की दोनों की सक्रिय भूमिका होगी, तो जो बाल केंद्रीय शिक्षा है वो सबसे अच्छी होगी, ठीक है? देखिए, आगे यदि बात करें कुछ पॉइंट इसके देखते हैं हम। जैसे कक्षा में पाठ्यक्रम की योजना बनाना। देखिए, जब योजना बनाएँगे हम बच्चों के लिए और उसका संचालन करेंगे, तो कहीं न कहीं बाल केंद्रीय शिक्षा अच्छी रहेगी बच्चों के लिए, ठीक है? बच्चों के मनोवैज्ञानिक और रुचि को समझाकर मतलब उनकी जो रुचियाँ हैं, उनके जो मनोविज्ञान है, उनको समझाकर अधिगम की प्रक्रिया की योजना बनाना। उनके दिमाग में चल रहा क्या है, उनके बौद्धिक स्तर कैसा है, यानी कि ठीक है, उनकी रुचि किस चीज़ में है, पढ़ने में है, खेलने में है, कूदने में है, ठीक है? अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाना, यानी कि उनके जो दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, तो उन्हें स्वतंत्र करना, ठीक है? आगे यदि बात करें, बच्चों की सीखने की अपनी रणनीति होती है। देखिए, अपनी रणनीति होती है बच्चों की सीखने की और कार्य या कक्षा में गतिविधि के प्रदर्शन के लिए चिंतन के तरीकों को बढ़ावा देना, ठीक है? उनके चिंतन को बढ़ावा देना, ठीक है? आगे चलिए बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। देखिए, यदि बात करें हम प्रगतिशील शिक्षा की, देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ होता है बराबर आगे बढ़ना, यानी कि बराबर से आगे बढ़ना, ठीक है? उन्नति करना, सुधारवादी जो प्रगतिवादी के अनुयायी हो, ठीक है? यानी कि हमें आगे बढ़ना, उन्नति करना सुधार करना अपने व्यवहारों में, विकास में, ठीक है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे की क्षमता, यानी कि बच्चे की जो क्षमता होगी, जो एफिशिएंसी होगी और ज़रूरतों के मुताबिक गतिविधियाँ तय करते हैं गतिविधियाँ तय करते हैं। जैसे कि बच्चा जो गतिविधि कर रहा है उसे तय करना, ठीक। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को स्वयं सीखने पर जोर दिया जाता है, मतलब बच्चा स्वयं से सीखे। यदि वो स्वयं से सीखेगा तो और अच्छा होगा, पढ़ाई में उसका विकास भी अच्छा होगा। आगे बात करते हैं यदि प्रगतिशील शिक्षा में हर बच्चे की क्षमता पर भरोसा किया जाता है। देखिए, यदि उसे खुद से करके देंगे, उस पे भरोसा रखेंगे तो कार्य अच्छा करेगा। भले ही वो गलती करे, लेकिन फिर वो कार्य अच्छा करने लगेगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। देखिए, उनके ज्ञान और प्रतिभा का इस्तेमाल के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आगे बात करें यदि
देखिए, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने को बढ़ावा देती है, यानी कि यदि हम प्रगतिशील शिक्षा करेंगे तो वो सीखने को बढ़ावा देगी कहीं न कहीं हमारे, ठीक है? सीखने को बढ़ावा देगी। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, जब बच्चा खुद से करके देखेगा, खुद ही कार्य करेगा, कोशिश करेगा, भले ही उससे गलती हो जाए, तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ चीज़ें सीखेगा। गलती भले ही करे पर वो सीखेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि बात करें प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान रहा है। किनका योगदान रहा है? जॉन डीवी का। जॉन डीवी का योगदान रहा है प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है? जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय यानी ट्रिपोलर प्रोसेस प्रणाली बताया है। क्या बताया? त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है, ठीक है? जैसे कि अध्यापक, इसमें देख लेते हैं हम, जैसे कि अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम, ये त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया है। जैसे कि जो अध्यापक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, ठीक है? और जो हमारा जो बालक होता है वो आश्रित चर होता है, यानी कि वो आश्रित होता है किस पे? टीचर पे। और यदि पाठ्यक्रम की बात बताएँ तो मध्यस्थ चर होता है। 1 मिनट कर हो गए यहाँ पर आएगा चर, ठीक है? यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है उसके द्वारा ही बच्चा आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़ता है, सीखता है, समझता है। आगे यदि बात करें भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा का योगदान श्री गिजुभाई को दिया गया है। किसे दिया है? श्री गिजुभाई को दिया गया है। ठीक है? अब आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। यदि बात करें देखते हैं आगे और देखिए, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट है। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। ठीक है? मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, वंशानुगम, वातावरण और प्रगतिशील शिक्षा और समाजीकरण। ठीक है? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 1 मिनट देखिए, ये टाइम टेबल है हमारे बैच का, सीटेट के बैच का ही। जैसे ईवीएससी से अमित सर पढ़ा रहे हैं, सीडीपी मेरे द्वारा चल रही है, पता ही है आपको, और मैथ्स वासु सर पढ़ा रहे हैं, और हिंदी जो है उदय सर पढ़ा रहे हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और ये क्लास जो चल रही है वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।